श्रीनगर राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद और महेश नाम के दो दोस्त रहते थे। आनंद बहुत ही होनहार और दयालु था। वो हमेशा गरीबों की मदद और भला ही करता था। और उसका दोस्त एक जलनखोर और मक्कार था। एक दिन महेश ने आनंद से बोला, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई। अरे तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लुटा देते हो ना, देख लेना एक दिन तुम भिखारी बन जाओगे। समझ में अभी नहीं आ रहा है ना? अरे मित्र, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? कर भला तो हो भला। अरे मैं अगर किसी के साथ बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा भाई? याद रखना महेश, तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। हा हा, वैसा ही होगा तुम्हारे साथ। अरे यार, सब बातें ना बुजुर्गों के मुंह से बड़ी अच्छी लगती है। देखो, तुम्हारी फसल गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन यार तुम उसे बेचकर सारी कमाई बर्बाद कर देते हो। महेश की बात सुनकर आनंद मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि आनंद मन ही मन उससे जलने लगा था। आनंद के जाने के बाद महेश बोला, हाँ, इसकी फसल तो गांव में सबसे अच्छी होती है और ऊपर से भलाई का ढिंढोरा पीटता रहता है। लोग इसे सम्मान देते हैं। अब मुझे तो कोई नहीं पूछता। अब कुछ न कुछ तो मुझे जरूर करना होगा। फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। महेश कुछ देर बाद अपने घर चला गया। महेश का क्रोध भरा चेहरा देखकर महेश की पत्नी रीना बोली, क्या बात है? आपका चेहरा गुस्से में क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उस आनंद की वजह से हो रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम तो जानती हो, ये उस आनंद की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और उसकी गांव में बड़ी इज्जत होती है। मेरा क्या, मेरा तो बिल्कुल नहीं करते। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काश ऐसा होता कि उसकी जमीन उससे छीन जाती, तो उस दिखावेबाज की अकल ना ठिकाने आ जाती। अच्छा, तो ये बात है। इसके लिए तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मैं कुछ समझा नहीं। सुनो, सेठ तुम्हारा मित्र है। उसके पास बैठकर भी तुम्हें अकल नहीं आया। मेरी बात ध्यान से सुनो। आनंद को सेठ से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उसके पास उपजाऊ जमीन है, धन है। मेरे कहने पर आखिर वो सेठ से कर्ज क्यों लेगा? तुम्हारी बुद्धि तो बैल बुद्धि ही रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहकर रीना महेश के कानों में कुछ कहती है। रीना की बात सुनकर महेश कुटिल मुस्कान लिए हुए बोला, ओ, वास्तव में तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है, बीबी हो तो ऐसी। हा हा हा। अगले दिन महेश सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी, इस गांव के जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि मेरे मित्र आनंद की जमीन बहुत उपजाऊ है। आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? अरे कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। उसके लिए तो योजना बनानी पड़ती है। परंतु आनंद तो तुम्हारा मित्र है। तुम क्यों चाहते हो कि उसकी जमीन में कब्जा कर लूं? क्योंकि मुझे आनंद के भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो सेठ जी, मेरे पास एक योजना है जिससे आप आनंद की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हाँ। हाँ तो ठीक है। आनंद की जमीन पर कब्जा करने का मैं भी तो दिन रात सपने देख रहा था। लगता है अब सपना साकार होने वाला है। जल्द बताओ,
क्या योजना लाए हो? हाँ तो सुनो सेठ जी, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को भेजिए आनंद के घर, जिसे न वो कभी देखा हो और न जानता हो, और वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह न होने का ढोंग रचाएगा। फिर क्या, उससे इतना धन मांगे कि उसकी औकात के बाहर हो। फिर क्या, मैं तो आनंद का स्वभाव जानता हूँ, वो तो मना कर नहीं पाएगा और मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। आनंद को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूंगा। बस एक बार आनंद ने आपसे कर्ज ले लिया तो फिर क्या, उस पर आप ब्याज पर ब्याज लगाते रहना। अरे इस मामले में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। वाह वाह वाह, अरे मान गए महेश, तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं, अति उत्तम। हाँ तो ठीक है, मैं आनंद के घर जा रहा हूँ। आप किसी बूढ़े नौकर को भेजिए, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजिए जिसे आनंद जानता ना हो, ठीक है? कुछ ही देर में महेश आनंद के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आनंद के घर पर आकर रोते हुए बोला, आहा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारे बहुत प्रशंसा सुनी है। तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो। बेटा, बहुत मुश्किल में हूँ। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है, बोलो। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर में चोरी हो गई। मैंने बेटी के लिए जितने गहने बनवाए थे वो सब चोरी हो गए बेटा। मैं मुखिया के घर भी गया था, पर कहाँ हम जैसे छोटे और तुच्छ लोगों की मदद करते। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी मदद करो या फिर जाकर मैं आत्महत्या कर लूं। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बेटा। बाप रे, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा। इस विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी। अभी तो मेरी फसल भी नहीं कटी, इतना सारा धन मैं। अरे तो चिंता क्यों करते हो आनंद, सेठ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल कटे तो उसका कर्ज चुका देना, बस। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा महेश। इतना बोलकर आनंद उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, बाबा, आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। आनंद महेश के साथ सेठ के घर पर चला गया। सेठ मुस्कुराते हुए आनंद से बोला, हाँ आनंद, मैं तुम्हें तो इतना धन दे सकता हूँ जितना तुम मांग रहे हो, लेकिन भैया 1 महीने के बाद मेरा धन मुझे वापस चाहिए, सीधी बात। हाँ हाँ ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत करो। कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा, बस। सेठ ने आनंद को मुद्राएं पकड़ा दी और आनंद खुश होते हुए घर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को वो मुद्राएं दे दी। बूढ़ा व्यक्ति सीधे सेठ के पास चला गया। ये लीजिए सेठ जी, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया। हाँ हाँ हाँ, अरे महेश ने तो बहुत बेजोड़ योजना बनाई, मेरा तो दिल खुश हो गया। मेरा धन भी मेरे पास आ गया और आनंद मेरा कर्जदार भी हो गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही गुजरता रहा। कुछ दिन बाद आनंद अपनी फसल काटकर राज्य में बेचा और सेठ का कर्ज चुकाने के लिए सेठ के घर पहुंच गया। ये लीजिए सेठ जी, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था उतना मैं वापस कर रहा हूँ, ये लीजिए। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना आनंद। अरे भाई, जो तुम धन मुझे वापस कर रहे हो
वो तो असल है ना। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए, ब्याज। ये सुनकर आनंद बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन सेठ जी, हमारे और आपके बीच में ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस यह था कि आप मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। फिर ब्याज कहाँ से आ गया? ब्याज कहाँ से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा है? मुझे कीड़ा काट रहा था कि मैं तुम्हें पैसा दूं। ऐ भाई, मुझे नहीं पता। मुझे मेरा धन सूद समेत वापस चाहिए। हाँ तो ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है। मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा, बताइए। सेठ ने आनंद को इतनी ब्याज बताई कि आनंद को चक्कर आने लगे। बाप रे, इतना सारा ब्याज! सेठ जी, इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। अरे तो कौन कह रहा है कि खेत बेचो? अरे भैया, कौन से खेत की बात कर रहे हो? तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं रहा, मेरा हुआ। जब तक मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारा खेत मेरा ही रहेगा, उस पर मेरा ही कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, निकल जाओ यहाँ से। क्या? तुम सरासर मेरे साथ धोखा कर रहे हो सेठ जी। देखना, इसकी शिकायत मैं गांव के मुखिया से करूंगा। अगले दिन आनंद गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बताते हुए बोला, मुखिया जी, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आप मेरी सहायता कीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, तुमने जो बताया उसे सुनकर मुझे भी बहुत क्रोध आ रहा है, परंतु मैं सेठ और तुम्हारे मित्र महेश को भी बुलाना चाहूंगा, उनसे भी समझ लूं। कुछ देर बाद सेठ और महेश दोनों मुखिया के पास खड़े हुए। मुखिया ने सेठ से बोला, आनंद ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर आनंद का खेत हड़प लिया। हड़प लिया? अरे, ये तो सरासर मेरे ऊपर आरोप है मुखिया जी। अरे यह आनंद झूठ बोल रहा है। अरे मुखिया जी, ब्याज के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास न हो तो इस महेश से पूछ लो। महेश तो आनंद का मित्र है ना, वो झूठ थोड़ी न बोलेगा। मुखिया ने महेश से बोला, क्या यह सत्य है महेश? जी मुखिया जी, ये सच बोल रहे हैं। ये सुनकर आनंद बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, तुम यह क्या कह रहे हो महेश? हाँ, सही तो कह रहा हूँ आनंद। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी गांव में तुम्हारी झूठी प्रशंसा सुन सुन के ना मैं तंग आ चुका हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मुखिया जी, सीधी बात यह है कि आनंद एक झूठा व्यक्ति है। यह अपने कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई में लुटा देता है, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। परंतु मैं जानता हूँ मुखिया जी, यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है, ताकि लोग आपको नहीं, इसे अपना मुखिया समझें। चालाक है यह मुखिया जी। क्या? यह सरासर झूठ बोल रहा है मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया ने गुस्से से आनंद से बोला, हाँ तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? इस जगह का मुखिया मैं हूँ कि तुम? लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम लोग अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेते तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता, सेठ के रकम के साथ साथ ब्याज भी लौटा पाते। मुखिया जी, मैं जानता हूँ कि अब आनंद के पास कुछ भी नहीं बचा। आनंद मेरे गांव का है, इसलिए इसके बुरे काम को देखते हुए मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक जमीन पड़ी है, अगर आप चाहें तो। कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी,
मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि आनंद मेरी रकम ब्याज सहित नहीं लौटा सकता। आप तो यह देखे चुके हैं। अब मैं यह चाहता हूँ कि आप यह ऐलान कर दें कि आज से आनंद का खेत मेरा हुआ। उसके बदले में जमीन का एक टुकड़ा आनंद को मैं देने के लिए तैयार हूँ, जिससे वह खेती करके अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्या? अरे कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा है? हाँ हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कर लो भैया अपने हिसाब से, मैं क्या कर सकता हूँ। बस ठीक है, आज से आनंद का खेत सेठ का हुआ और सेठ जो खेत का टुकड़ा आनंद को दे रहा है वह आनंद का हुआ। बस अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, जाओ। आनंद मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आनंद की आंखों में आंसू देखकर उसकी पत्नी बोली, लोगों की भलाई करके हमें क्या मिला और हम सड़क पर आ गए। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मुझे उसी कहावत पर भरोसा है। वह सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ जमीन हमसे छिन गया। उसे सेठ ने हमसे छलकर अपनी बंजर जमीन के खेत का टुकड़ा दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? मुझे सेठ से कोई शिकायत नहीं। अरे वह तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरा मित्र ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन सेठ के दिए हुए बंजर खेत के पास आनंद पहुंच गया। तभी आनंद ने देखा बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो लोग छुप के बैठे हुए थे। आनंद दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वे दोनों आपस में मुखिया को मारने की बात कह रहे थे और योजना बना रहे थे। बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और उनके जाते ही आनंद अपने आप से बोला, मुखिया की जान तो खतरे में है। इतना बोलकर आनंद दौड़ते हुए मुखिया के घर की तरफ चला गया। मुखिया के घर के बाहर मुखिया का पुत्र राजकुमार पर नजर पड़ी। आनंद दौड़ता हुआ राजकुमार के पास सारी घटना बताने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैंने अपनी कानों से उन दोनों की बात सुनी है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। यह सूचना तुम स्वयं मुखिया जी को सुनाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दो। हरे हरे, कैसे इंसान हो, क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? आनंद राजकुमार की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपने बंजर जमीन की तरफ चला गया और उस जमीन पर हल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी आनंद को ऐसा लगा कि जैसे जमीन के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। आनंद तुरंत धरती को फावड़ा से खोदने लगा। कुछ ही देर में आनंद ने देखा कि जमीन के अंदर से एक बहुत पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। आनंद ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस संदूक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। आनंद उस संदूक को अपने घर ले आया और अगले दिन सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। आप सही कहते थे कि अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। अब तो हम सैकड़ों जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन आनंद को नहीं पता था कि उन दोनों की बात बाहर खिड़की से उसका दोस्त महेश भी सुन रहा था। महेश ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, अरे बाप रे, यह तो फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। अरे मुझे यह बात तुरंत सेठ को बतानी होगी। महेश तुरंत सेठ के पास पहुंचा और उससे सारी घटना विस्तार से बताई। फिर सेठ बोला, हाँ, क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात है तो वह फिर मैं संदूक लेकर रहूंगा। वह तो मेरा हुआ ना भाई। सेठ महेश के साथ आनंद के घर चला गया और गुस्से से बोला, है मोहन, है भैया, मुझे मेरा बॉक्स वापस दे दो। वह सोने चांदी से भरा
बॉक्स मेरी जमीन से निकला है, वह तो मेरा हुआ, मुझे वापस कर दो। बकवास बंद करो सेठ। तुमने मुखिया के सामने अपनी जमीन स्वयं मुझे दे दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा ही अधिकार है, सीधी बात। सेठ और महेश दोनों मुखिया के घर पहुंचे। सेठ मुखिया से बोला, मुखिया जी, आपने जो मोहन की उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में एक सोने का बक्सा गड़ा हुआ था। सेठ की बात सुनकर मुखिया बोला, सेठ बता रहा है कि तुम्हारे उपजाऊ जमीन से एक सोने चांदी से भरा बक्सा निकला है, जबकि वह जमीन अब सेठ की है। सेठ अभी भी झूठ बोल रहा है मुखिया जी। वह बक्सा सेठ के बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ही ऐलान किया था कि वह बंजर जमीन आज से मेरी है। मुखिया जी, यह झूठ बोल रहा है। यह मेरा बचपन का दोस्त है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे। यह बहुत लालची है। अब यह जाकर मुझे समझ में आया कि यह लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि यह चोर भी है। तभी वह मुखिया का बेटा राजकुमार आ पहुंचा और आनंद को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। राजकुमार अपने पिता मुखिया से बोला, अरे अरे पिताजी, यह तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। पिताजी, कल रात को 2 गुप्तचोर पकड़े गए हैं। उनकी सूचना इसने ही दी थी। आस्तीन का सांप हमारा मुनीम है, जो आपको मारना चाहता था। उसके बारे में इसी इंसान ने मुझे बताया था। मैं जल्दबाजी में इनका नाम पूछना भूल गया था। मैंने इसे कहा था कि यह सूचना तुम स्वयं मुखिया जी को सुनाना, पर इसने मना कर दिया। ये सुनकर मुखिया आश्चर्य से देखते हुए आनंद से बोला, आनंद, जब तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण सूचना मिली थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता था। मुखिया जी, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई थी कि अगर दूसरों के साथ बुरा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। आपकी जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था। सच्चा इंसान वही होता है जो भलाई के बदले कुछ भी ना लेता हो। हाँ, इस इंसान की सच्चाई मुझे समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इसके साथ कितना अन्याय किया। सीधी तरह से सच उगल दो तुम दोनों, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन धड़ से अलग करवा दूंगा। बोलो। सेठ और महेश दोनों घबरा गए और सारी सच्चाई उगल दिए और मुखिया क्रोधित होकर उन्हें सजा देने ही वाले थे कि तभी आनंद बोला, मुखिया जी, मेरी आपसे एक विनती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब यह दोनों खुद शर्मिंदा हैं और शायद अब यह दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। आनंद, वाकई में तुम्हारे जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें इतना कष्ट में डाला, इसके लिए इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और तुम्हारी जमीन जो सेठ ने ली थी, आज से तुम्हारी हुई।